प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सत्य प्रकाश जी, 18% मुस्लिम वोट है बिहार के अंदर, 76% पिछली बार गया था महागठबंधन के पास 2020 में। इस बार ये कह रहे हैं कि 100 का 100% जाएगा, क्योंकि आपने तो दंगाइयों बलवाइयों का समर्थन ले ही लिया है। ऊपर से अब योगी आदित्यनाथ, ऊपर से अपना वो एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, संभल की बात कर रहे हैं। ये प्रवक्ता जो है आरजेडी की नहीं है, राजनीति में कब से है मुझे नहीं मालूम, 89 में इनका जन्म हुआ था नहीं पता, लेकिन जिन बिहार के दंगाइयों को लालू प्रसाद यादव जी अपने जीप में लेकर घूमते थे, महोदया जरा लालू जी से सवाल पूछ लीजिए। और महोदया 2010 के चुनाव में जब हम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ चुनाव लड़ी तो 30% से ज्यादा मुस्लिम समाज का वोट हमारे पास आया। CSDS का आंकड़ा है और 206 सीट हम जीत गए थे। राबड़ी जी 2-2 सीट से चुनाव लड़ रही थी, हार गई। राजद 27 सीट पे आ गया था, क्योंकि हमने तमाम समाज के विकास का काम हमेशा किया। पहला 11.3% का विकास दर ले गए, देश में सर्वाधिक था। अभी 14.27% का विकास दर है, देश में चौथे पायदान पे है। आपके जमाने में 23,000 करोड़ का बजट होता था, अभी 3,17,000 करोड़ का बजट है। सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास वाले के साथ यदि हाथ मिला लिए तो आपको लगता है बस राबड़ी जी का विकास, तो आपको लगता है जो कुछ अभी संभल में कहा जा रहा है सबका साथ सबका विकास है? प्लीज पद्मा जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं। राबड़ी जी का विकास हुआ क्योंकि सीधे लॉन्च हुई, सीएम बन गई, राजनीति में कभी थी नहीं। मीसा जी का विकास हुआ, सीधा लॉन्च हो गई, राज्यसभा चली गई, लोकसभा। सिंगापुर टू सारण लॉन्च हो गई, रोहिणी आचार्य जी, उनका विकास हो गया। प्रियंका जी का विकास होता तो मैं उनको शाबाशी बधाई देता। 2 साल ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के उनके जो ब्रदर इन लॉ सुभाष यादव हैं, वो कह रहे कि सीएम हाउस में रुकिए ना, हाउस में बैठ के किडनैपिंग का प्लान होता था। बेटी के शादी में पटना के शोरूम से तमाम चीजें लूट लेने वाले हमें विकास का परिभाषा समझा रहे हैं। और बिहार में 20 सालों की घटना है, स्टेशन पर 3 लोगों को गोली मार दी गई। सभ्यता कौन लोग मरे? आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। कौन लोग मरे? कल सिर्फ आइसक्रीम मांगा एक आदमी, अभी मुसलमान हितों की बात है। मैं एक चीज आइसक्रीम मांगा और कट्टा ठोक दिया गया। का दर बाकी राज्यों से बहुत कम है, ये मुसलमान हितों की बात करें। और मुस्लिम समाज बहुत सुरक्षित महसूस करता है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं। कभी भी बिहार में 20 सालों में कोई ऐसा सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ जिसको लेकर के आप कोई बात कह सके। ठीक है, अगर मुसलमान सुरक्षित महसूस करते हैं, नहीं रुकिए, उनकी मुस्लिम समाज की महिलाएं आज बिहार के पुलिस में हैं। पूरे देश में 29% महिला आज बिहार के पुलिस में है, जो देश में सर्वाधिक सबसे ज्यादा आंकड़ा है। पूरे देश में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, जहां महिलाओं को 35% आरक्षण दे करके प्रियंका भारती जैसे लोगों को मजबूत किया कि आरजेडी में प्रवक्ता है आज, तो वो किसका देन है? आज महिला राजनीतिक रूप में सामने अगर बिहार में है, वो नीतीश कुमार पंचायत में बहुत बुरा होगा। ठीक है सत्य प्रकाश जी, एक करके मुद्दे की बात करते हैं, एक करके मुद्दे की बात करते हैं। कोई फाइल नहीं है आपके पास। शिवम त्यागी, अगर मुसलमान इतना सुरक्षित महसूस हो रहा है जदयू और भाजपा की सरकार में, तो नीतीश जी ने इफ्तार की पार्टी दी, चिराग पासवान ने इफ्तार की पार्टी दी। 6 ऐसे संगठन थे, 7 संगठन थे जिन्होंने कहा हम तो आपकी इफ्तारी में ही नहीं जाएंगे क्योंकि आपने भाजपा का हाथ थामा, यानी कि हमने आपको कह दिया बाय बाय। अब बिहार चुनाव में भी बाय बाय, मुस्लिम वोट बाय बाय। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं पद्मजा जी कि वो तो संगठनों का अपना निर्णय है, लेकिन जिस तरीके से सरकार चली, जिस तरीके से चीज़ें रही, वो अपने आप में बयां करती हैं कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बेहतर थी। और जाहिर है मुस्लिमों को लेकर तो एक जो बात लगातार होती रही है, उनको तुष्टिकरण के मामले में, चाहे किसी भी चीज़ को, आजकल देख रहे हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहला वो संगठन था जब शाहबानों को मात्र 75 रुपये मेहनताना मिलना था, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करके राजीव गांधी जी से जो वो लाकर बिल लाया गया था और उसको जो है टर्न डाउन कराया गया था कोर्ट के निर्णय को, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। 3 तलाक का निर्णय जब मोदी सरकार लेकर आई कि उसको खत्म करेंगे, तो सबसे पहले अगर कोई उसके विरोध में था तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। यानी कि जाहिर है कि उस पर्टिकुलर समाज की महिलाएं आगे बढ़ नहीं सकती, पढ़ लिख नहीं सकती, इस तरीके की कुरीतियों से बाहर आ नहीं सकती। अगर उनको गुजारा भत्ता के लिए मात्र 75 रुपए मिलने हैं तो उसका भी वो विरोध करेंगे। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीजें सोच विचार करने की हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि वो नहीं आए, शुभकामनाएं। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी संप्रदाय
संप्रदाय हो, सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ हैं और वही उसको प्रचंड बहुमत से जिताकर लाने वाले हैं। पर लेकिन जब योगी आदित्यनाथ वहां पर नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई कुछ लोग बुलडोजर की भाषा समझते हैं, तो फिर नीतीश जी कुछ बोल नहीं पाएंगे ना, या फिर चंद्रबाबू नायडू जवाब नहीं दे पाएंगे कि आप बुलडोजर एक्शन का समर्थन कैसे कर रहे हैं, या फिर जयंत चौधरी कुछ नहीं कह पाएंगे, या फिर चिराग पासवान कुछ नहीं कह पाएंगे, कैसे डिफेंड कर पाएंगे? उन्होंने कुछ लोग कहा, आपने मोदी उसमें मुसलमान ढूंढ लिया। नहीं, क्योंकि सवाल उसी के लेकर के पूछा गया था ना। बहुत क्लैरिटी है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया है वो तो किसी मुसलमान का ही घर गिराया गया था प्रयागराज में, उसी को लेकर के जजमेंट आया था। पद्मजा जी, अगर महाराष्ट्र में नागपुर बेंच जो है उसमें भी मुसलमान का घर गिराया गया था, उसी को लेकर के जजमेंट आया था। पद्मजा जी, अगर आप कलाम बनेंगे तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए आपको कंप्यूटर देगी, लेकिन अगर आप कसाब बनेंगे तो काला पानी के लिए तैयार रहिए। इस देश में हर किसी पढ़ने बढ़ने वाले के लिए हर तरह की योजनाएं, उन पर भी मैं आगे आऊंगा, जो मोदी सरकार ने दी हैं, एक्सक्लूसिविटी के साथ जो चीजें चलाई है वो हर समाज को दी है, मुस्लिम तबके को भी दी है। लेकिन अगर इसके खिलाफ कोई भी फ्रेंज एलिमेंट इस तरह की चीजें करता है, कहीं पर भी डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, अनरेस्ट पैदा करता है, तो आप डिफेंड कर रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स डिफेंड कर रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं? जो योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं बुलडोजर को लेकर के, उसको डिफेंड कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति, इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन है, इसमें धर्म की बात ही नहीं है। मैं मानता हूं कोई भी व्यक्ति, भाई मैं आपको, त्यागी तो मुसलमान नहीं है ना अभी फिलहाल जो है, उनके ऊपर भी चला, बहुत जगह पंडित है उन पर भी चला, जाट है उन पर भी चला। और सत्यप्रकाश जी, आप भी डिफेंड करते हैं ये सब? आप भी डिफेंड करते हैं बुलडोजर को डिफेंड करते हैं? मैं बस एक जेडीयू का स्टैंड जानना चाहती हूँ। कानून के राज को डिफेंड करता हूं। ठीक है, आप कानून के राज को डिफेंड। एक पॉइंट और ऐड कर दूं, ये मुस्लिम समाज को नहीं पता, जब सीएए का कानून आ गया था उस पर दस्तखत पहला किसका था? लालू प्रसाद यादव जी का, संसद की उस समिति के मेंबर थे वो। और नीतीश कुमार जी ने, जब इस देश में बहुत तरह के र्यूमर्स उड़ने लगे कि मुस्लिम को कोई निकाल देगा, ऐसा किशनगंज की रैली में कहा, इस भारत में किसी के बाप में दम नहीं है, किसी मुसलमान को इस देश से निकाल देगा। ये कमिटमेंट है उनका। ठीक है, मुस्लिम समाज को बेवकूफ बनाने का काम जो लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली, कांग्रेस की पूरी लंबी की लंबी परिवारवादी पार्टियां करती रही, उनसे थोड़ा मुस्लिम समाज को बचने की जरूरत है। और ये संवाद, नेक संवाद जो इफ्तार पार्टी में हुआ, वहां बिहार के वो तमाम लोग मौजूद थे नीतीश कुमार जी के पास, जो बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बताइए फराज किदवई, अब किसी को आप बुलावे में नहीं ला पाएंगे। अब मुसलमान समझ गया है, जेडीयू, बीजेपी, सबका साथ सबका विकास, मोदी की सौगात, नीतीश की सौगात। सौगात है मोदी। सबसे पहले मैं शुरुआत आज बिहार से ही करूंगा, क्योंकि सामाजिक न्याय की एक नई शेरनी हम लोग के सामने प्रियंका भारती बैठी हुई, और इनकी तरफ देश जो है वो बहुत ही उम्मीदों की तरफ देख रहा है इनको। प्रियंका, आप ऐसे ही संघर्ष करती रहिए, देश की जनता आपके साथ है। एक शेर सुनिए सत्य प्रकाश जी, कि खैरात की जन्नत ठुकरा दे, है शान यही खुददारी की, लब ऊपर ऊपर हंसते हैं, दिल अंदर अंदर रोता है, और मल्लाहों को इल्जाम न दो, तुम साहिल वालों क्या जानो, ये तूफान कौन उठाता है, ये कश्ती कौन डुबोता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब आपने आदरणीय लालू यादव जी के पास जाकर के उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ चुनाव लड़िए, उस चुनाव में आपको हरवाने के लिए मोदी जी के जो भक्त हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र, उनके जरिए आपको हराया गया। तो ये तूफान कौन उठाता है, ये कश्ती कौन डुबोता है। पद्मजा जी, दूसरी बात, सत्य प्रकाश जी ने अभी कहा कि बिहार में मुसलमान बहुत सुरक्षित है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से मानता हूं कि मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा कोई देश रहने के लिए नहीं। आपस में हमारा क्या चल रहा है हम निपट लेंगे, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत देश नहीं है। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, ठीक ठाक पढ़ लिख गया, मेरे पास अमेरिका से भी ऑफर्स थे, यूके से भी ऑफर्स थे, मगर मैंने अपनी देश की मिट्टी में रहना पसंद किया। आ जाता हूं बिहार पर पद्मजा जी। सत्य प्रकाश जी, ये द हिंदू में खबर छपी हुई है। आप मुसलमानों की सुरक्षा तो ठीक है, छोड़ दीजिए, आपके राज में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज में दलित भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और पूरे मोहल्लों में आग लगा दी जाती है। सर, अभी मुद्दे पे रहते हैं, वक्फ और मुसलमानों के जो मुद्दा आज हम बात कर रहे हैं, मुसलमान वोट की, उस पे रहते हैं, नहीं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज, साधु यादव क्या बोल रहे हैं, पूरा मुद्दा वहां चला जाएगा। आज बताइए कि क्या नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है ये कह के कि या तो आप भाजपा के साथ है या मुसलमानों के साथ है? क्या उनके लिए टेस्ट ये करार देते हैं? नीतीश कुमार जी को तो कटघरे में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है। जब जवाब दे दो शेरो शायरी वाले फराज जी,
ये वो लीडर हैं आया राम, जिनके जय राज राम के में साथ अब कोई मुजफ्फरनगर समझौता का नहीं होगा। दंगा ये तो हुआ, गृहमंत्री जी ने कहा था। खुलेआम मीडिया पे दिखाया गया किस तरह की गोलियां पंचायतों में चल रही है। वो उस पार्टी का प्रतिनिधि मुझे शेर सुना रहा है। क्यों? क्योंकि इनको अकबर इलाहाबादी ने बहुत करारा जवाब दिया है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंजन लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। प्रियंका भारती जी को बहुत शुभकामना दिया आपने, मेरी भी शुभकामना है। बिहार की तमाम महिलाओं को शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, राजनीति में तरह तरह के फील्ड में आगे बढ़िए। बिहार की एक महिला हरमीत कौर भी हैं जो राष्ट्रीय हॉकी टीम में हैं। बिहार में पहले महिला हॉकी टीम नहीं खेला करती थी और राजगीर में राष्ट्रीय महिला चैंपियन हुआ वहां पर एशियाई खेल का हॉकी का। ये बिहार है आज का। आप एक हिंदू की खबर लेके बैठ गए, मैं वो खबर आपको दिखाऊं जहां महादलित आयोग बना करके 25 दलित जातियों को नीतीश कुमार जी ने सीधा विकास का रास्ता दिया। राज जी थोड़ा बाहर निकलिए समाजवादी पार्टी के झूठे चश्मे से, जहां आजम खान एक विश्वविद्यालय के जीवन भर कुलाधिपति बना दिए गए। ऐसा कोई कानून बनता है कि जब तक आप जीवित रहेंगे आप इस उर्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहेंगे? आपके पार्टी की परिवारवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव जी की परिवारवादी पार्टी अद्भुत सामाजिक न्याय कर रही है। डिंपल यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, मीशा यादव, राबड़ी यादव, सुभाष यादव और साधु यादव, अभी परिवारवाद पे नहीं जाते क्योंकि फिर धर्मेंद्र यादव। प्रभु, ऐसा बिहार को और उत्तर प्रदेश को सामाजिक न्याय नहीं चाहिए। कानून का राज स्थापित सत्यप्रकाश जी, है, अभी देश में बहुत कम है और मुस्लिम समाज पूरे के पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के विकास की धारा की राजनीति के साथ खड़ा है। ठीक है, बताइए मुमताज रिजवी, आप शुरू में भी हंस रहे थे। आप सत्यप्रकाश जी चौथी बार कह चुके हैं कि अब ये सब जो टोकनिज्म होता है ना उसका कोई वक्त नहीं है। समग्र विकास हो रहा है, हिंदू का भी विकास हो रहा है, मुसलमान का भी विकास हो रहा है। जहां तक वक्त का सवाल है उसमें अगर कोई संशोधन की जरूरत है वो भी कानून के हिसाब से, जेपीसी के हिसाब से किया जाएगा। इसको आप जबरदस्ती का एक सेक्युलरिज्म का टेस्ट क्यों बना रहे? पद्मजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने तानाशाह को नहीं चुना बल्कि सरकार को चुना, और एक ऐसी सरकार कि जो तानाशाही न कर सके। आज अगर जेपीसी में वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है तो इसीलिए क्योंकि बीजेपी 240 पे सिमट गई और यूपी में बुरी तरीके से हारी, और बैसाखी पे है नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की और नायडू की। अब आ जाइए, मुसलमानों की बड़े हितैषी बन रहे हैं। अब सिर्फ मुसलमानों की क्यों, 2014 में कहा था आपने कि सबका साथ सबका विकास कहाँ नजर आ रहा है? और आ जाइए, आपने कहा था किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी, क्या हुआ? आपने कहा था कि महंगाई जो है बहुत हुई, महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार कहाँ है महंगाई? हमारा डॉलर कहाँ पे पहुंच गया, रुपया कितना नीचे चला गया, आप बताइए। और आ जाइए, आपने कहा था हर एक मिनट बुलेट ट्रेन चलेगी, आपने कहा था। एक मिनट, आपने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, कहां बुलेट ट्रेन चल रही है? और आ जाइए, आपने कहा था हर शहर में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा नौजवानों के लिए, कहां? ये सब मैं मैनिफेस्टो बता रहा हूं। आप गुमराह कर रहे हो, मुसलमानों को दे रहे हैं। अरे क्या दे रहे हो मुसलमानों को? मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन बंद कर दिया आपने। आप 72 मंत्री बनाते हुए एक मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं देते। आज अगर मुख्तार अब्बास नकवी होते माइनॉरिटी मिनिस्टर तो ये जो इतना प्रोपगंडा हो रहा है, इतना जो वावैला मच रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में इतनी खराबी न होती, क्योंकि किरण रिजिजू को कुछ पता ही नहीं, वो कुछ जानते ही नहीं, वो कुछ समझते ही नहीं। इसीलिए पूरी भाजपा सरकार फंसी हुई है। तो इसलिए, और जहां आप कह रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट, मतलब जो आपने किया है थोड़ा बहुत मुसलमानों को सूद समेत उसूलना चाहते हैं आप। वक्फ पूरी जमीन, आप बताइए 9 लाख, आप बार बार कहते हैं 9 लाख। अरे भैया, वही जमीन बची है जहां पे मस्जिदें हैं। पूरे देश में 6 लाख मस्जिदें हैं, सब वक्फ में आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने कब्रिस्तान होते हैं वो सब वक्फ की प्रॉपर्टी होती हैं, वो बच गए हैं। दरगाहें और खानकाहें बच गई हैं, इसीलिए बाकी जमीनों पे तो सरकारों ने कब्जा कर रखा है, प्राइवेट लोगों ने कब्जा कर रखा है। आप छुड़ाइए ना इनको। जो भी गुनहगार चेयरमैन है या अफसर है उसको जेल भेजिए। आपका पॉइंट क्या है रिजवी साहब? आप जेल उनको नहीं भेज रहे हैं क्योंकि सरकार माफिया बनी हुई थी वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर के, और पूरी जमीनों का हड़पने का काम किया है। अब उसको लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब तो पूरी तकरीर करने लगे, आपका अब आइए बिहार की बात। बताइए, अब बिहार पे आया, बताइए। अरे मैंने मतलब पॉइंट अभी तक आपको समझ नहीं आया? नहीं आया, इतना मैंने बताया। क्या मेरा सीधा आपसे सवाल ये था बिहार में, हाँ, जदयू कह रही है कि हम सबका समग्र विकास करेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसमें आप जबरदस्ती वक्फ को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं?